आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें उर्दू के तालिब इल्मों को जिन्होंने उम्मीद दिलाई है कि उर्दू ज़बान के ज़रिए भी आप मुल्क के मुश्किल तरीन मुकाबला जाती इम्तहान यानी UPSC में कामयाब हो सकते हैं। UPSC 2020 के नतायज का जब ऐलान किया गया तो 761 उम्मीदवारों को इंतज़ामिया ने कामयाब करार दिया और उन 761 कामयाब उम्मीदवारों में से सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसा था जिसने उर्दू ज़बान में UPSC के इम्तहान में कामयाबी हासिल की और उस उम्मीदवार का नाम आसिम किफ़ायत ख़ान है। हमारी और अदबनामा के नाज़रीन की खुश नसीबी है कि उर्दू ज़बान में UPSC का इम्तहान पास करने वाले आसिम ख़ान साहब आज हमारे मेहमान हैं। आसिम ख़ान साहब, अदबनामा के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस बड़ी कामयाबी के लिए एक बार फिर से मुबारकबाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आसिम साहब, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें कि एक तरफ जहां हम आज आसिम ख़ान से उनकी इस कामयाबी के पीछे की जद्दोजहद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वहीं ये भी पूछेंगे कि आखिर उर्दू का एक आम तालिब इल्म किस तरह से UPSC के इम्तहान की तैयारी कर सकता है, शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, और इस पूरे अमल को भी आपके सामने आसिम खान साहब की ज़बानी रखने की कोशिश करेंगे ताकि उर्दू के तालिब इल्मों को इससे फ़ायदा हो सके। आसिम साहब, आपकी कामयाबी के बाद बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आई, तरह तरह की जानकारियाँ शेयर की गई, लेकिन UPSC की तैयारी की शुरुआत से पहले तक का सफ़र अगर आप अपनी ज़बान से मुख्तसरन बता पाएँ तो ज़्यादा बेहतर। जी, UPSC का मेरा जो ये सफ़र रहा है, 2015 से मैंने इसका प्रिपरेशन शुरू किया था जी। उसके बाद से लगातार ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था जिसमें मैंने कामयाबी हासिल की है। 2016 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 2017 में मैंने उर्दू मीडियम से ही UPSC का मेंस क्वालिफाई किया था और फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा था। 2018 में एक मरतबा फिर से मैं उर्दू मीडियम से इस इम्तिहान में शरीक हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। ये मेरा तीसरा मेंस था जो मैंने उर्दू मीडियम से लिखा है UPSC का मेंस और फाइनली इसमें कामयाबी हासिल की है। दोनों मरतबा मेरे इंटरव्यू उर्दू जबान में हुए जी। मैं इस UPSC की तैयारी से पहले का सफ़र, जो इब्तदाई सफ़र होता है आमतौर से, जहाँ से इब्तदाई तालीम का आगाज़ करते हैं और फिर उसके बाद एक ख़्याल आता है कि UPSC तक के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, ये ख़्याल आने तक का जो सफ़र था आपका, उसमें कहाँ पर उर्दू है, कहाँ पर अंग्रेज़ी है और कहाँ पर इंजीनियरिंग है, ये पूरी चीज़ें हमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिली, पढ़ने को मिली आपके बारे में। अगर आप इस सिलसिलेवार इसको मुख्तसरन बता पाएँ शुरू से इब्तदाई दिनों के बारे में। जी, मेरे पहली से 12वीं तक की जो तालीम है जी, वो महाराष्ट्र के धुलिया शहर में ही हुए LM सरदार उर्दू हाई स्कूल से मैंने तालीम हासिल की है जी। और मेरी सारी की सारी इब्तदाई तालीम उर्दू जबान में हुई है। मैं एक 11th-12th में साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे मज़ामिन मैंने उर्दू जबान में पढ़े हैं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बायोटेक्नोलॉजी में, जो जाहिर तौर से इंग्लिश में ही की है। उर्दू का मेरा जो सफर रहा है और जो ताल्लुक मेरा उर्दू से रहा है, सबसे मजबूत ताल्लुक मेरी तालीम के अलावा मेरे वालिदैन भी उर्दू जबान के टीचर रहे हैं। इसके अलावा मैं उर्दू टाइम्स और इनकलाब जो मुंबई से शाये होते हैं उन अखबारात में आर्टिकल्स भी लिखा करता था। उर्दू मेरी हॉबी भी रही है, मैं उर्दू पोइट्री भी करता हूँ। यही कुछ वजह थी जो मुझे UPSC उर्दू जबान में लिखने को और ज्यादा बढ़ावा देती थी। उर्दू ज़बान में UPSC की तैयारी के लिए मवाद की बहुत कमी है, इदारे भी नहीं हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू में UPSC की तैयारी कराते हों, ऑफलाइन ऑनलाइन मवाद भी खातिर खाद दस्तयाब नहीं है, फिर कैसे आपने तैयारी की? जी, जब 2015 में मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया गया और अपने मेंटर्स को इस बारे में बताया कि मैं उर्दू जबान से UPSC का इम्तिहान लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इसमें किसी तरह का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, किताबें अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन हम अगर UPSC का सिलेबस देखें तो उसमें हमें नजर आता है कि 6ठी से 12वीं तक की जो NCERT किताबें हैं वो उसमें बहुत बड़ा बेस है जी। और ये तमाम किताबें उर्दू जबान में अवेलेबल होती है। NCERT के वेबसाइट पर जाकर हम ये किताबें डाउनलोड कर सकते हैं या NCERT से बराह रास्त मंगवा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो अभी UPSC में पिछले 5-6 सालों से बहुत ज्यादा इस पे फोकस हो रहा है, उसके लिए PIB जो हुकूमत हिंद न्यूज रिलीज करती है PIB की वेबसाइट्स पर, ये उर्दू जबान में भी खबरें वहां से शाये करती है और तमाम मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स होती है उन्हीं का सोर्स वही होता है जी। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स वहां से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ योजना मैगजीन उर्दू में शाये होती है। कौमी काउंसिल की कुछ किताबें हैं जो उन्होंने उर्दू जबान में लिखी है, जिसमें हिंदुस्तान का आईन है,
तारीख की कुछ किताबें हैं, तो वहां से मदद मिलती है। एक आम राय ये है कि जो लोग सिविल सर्विस के इम्तहानात की तैयारी करते हैं उन्हें 18-18 घंटे पढ़ाई करनी होती है, 20-20 घंटे की स्टडी 20-20 घंटे स्टडी में सर्व करना पड़ता है, सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना होता है, दुनिया से लाताल्लुकी का आलम होता है, सिर्फ उसी की तैयारी के दायरे में अपने आप को रखना पड़ता है। इस किस्म की जो बातें बताई जाती हैं, इन बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? जी, 18-20 घंटे पढ़ाई करने की जो बात की जाती है वो तो सरासर गलत है, लेकिन कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोजाना जितने स्टूडेंट्स इसमें अपियर हो रहे हैं हर कोई करता है। और दुनिया से लाताल्लुकी का सवाल किसी हद तक ये सही हो जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं आपको अपना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर दिल्ली या दूसरे शहरों का रुख करना होता है, तो आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं। लेकिन वहां पर जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के साथ रहकर आप उनसे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, वहां पर दोस्ती बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रह चुका हूँ, हज कमेटी ऑफ इंडिया में रह चुका हूँ, वहां पर दोस्त, तो वहां पर आपका हल्का बन जाता है। जी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल से दूरी क्या ये भी जरूरी है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है, अब टेलीग्राम का इस्तेमाल तमाम एस्पायरेंट्स करते हैं क्योंकि उसमें आपके नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जो चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीजें हैं, तो इन चीजों का इस्तेमाल अगर लिमिटेड किया जाए तो ये बहुत बेहतर होता है। अच्छा, ट्विटर के ज़रिए भी ख़ास तौर से करंट अफेयर या इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत जल्दी मिलती है। क्या इस तरह के जो नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ट्विटर वगैरह से या फेसबुक, जहां मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या इन दोनों चीज़ों से दूरी अख्तियार करनी चाहिए ऐसे उम्मीदवार को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? पूरी तरह दूरी इख्तियार करना तो मैं नहीं कहूंगा ठीक है, लेकिन अगर आप जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए इन सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं ट्विटर पहले इस्तेमाल करता था 3-4 साल पहले, अभी फिलहाल तो नहीं करता हूँ, उस वक्त मैं ऐसे ही वेबसाइट्स को फॉलो करता था, ऐसे ही पेजेस को फॉलो करता था जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जिसपे यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है और ऐसी बॉडी जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इन चीजों का अगर हम फॉलो करें तो ये करामत साबित हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह का माहौल सोशल साइट्स पर बन गया है कि मीम कल्चर और वायरल चीजों को पर ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इन चीजों से तो दूरी इख्तियार करना ही बेहतर है। अंग्रेजी और हिंदी के मुकाबले में उर्दू जबान में यूपीएससी का इम्तहान मुश्किल है या आसान? क्या कुछ खास फर्क है? जबान के हवाले से जहां तक ताल्लुक है तो ये बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि यूपीएससी बहुत सारी जबानों में आपको जवाब लिखने की इजाजत देता है, लेकिन सवालिया पर्चे जो दिए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का पर्चा हो या मेन इम्तिहान का पर्चा, वो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में ही लिखा जाता है। आपको इजाजत होती है कि आप उसका जवाब उर्दू में, मराठी में, हिंदी में, किसी भी जबान में लिख सकते हो। तो अगर आपके पास जबान, उस जबान में आप महारत रखते हो तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आप किसमें पढ़ रहे हो, उसमें मुश्किल और आसानी का कोई ताल्लुक नहीं रहता। आपके सामने एक सवाल पूछा गया है, उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो ये किसी भी जबान में मुश्किल या आसान नहीं होता, तमाम ही जबानों में एक जैसा ही होता है। आसिम साहब, अब आप आईएएस बन चुके हैं, मुस्तकबिल के इरादे और अज़ाम के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। जी, दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू हो रही है और एक मरतबा फील्ड में जाने के बाद कुछ बड़े बड़े एरियाज है जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ा जो मेरा फोकस होगा वो एजुकेशन पर, कि मैं प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करके कौम का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी कोशिश होगी हेल्थ सेक्टर के ऊपर, कि पिछले 1.5 से 2 सालों में हमने देखा है हेल्थ कितना अहम हो गया है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए हमें वहां पर मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ साथ हमारी कौम में एक बहुत बड़ी, जिसे हम खामी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, कि लड़कियों की तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो उनकी तालीम के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ। उर्दू ज़बान की क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में मौजूदा वक्त में? चूँकि आप जामिया मिलिया में रह चुके हैं, देख चुके हैं, माना यह जा रहा है कि कैंपस के बाहर उर्दू नहीं है, आपने उर्दू से यूपीएससी क्वालिफाई किया है, तो ऐसे में उर्दू की जो सूरत हाल है उस पर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? और नई नस्ल जिस तरह से उर्दू से दूर होती जा रही है उसको लेकर किस तरह की राय रखते हैं? इस हवाले में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें रेख्ता की मैं मिसाल देना चाहता हूँ, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, उर्दू किसी न किसी तरीके हमारे सामने आ रही है। पहले कहा जाता था कि सिनेमा में उर्दू का बहुत जोर है लेकिन वो कम हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
जबान धीरे धीरे वक्त के साथ अपनी शक्ल तब्दील करती है, और उर्दू भी आज की उर्दू मॉडर्न होती जा रही है। वो वक्त के साथ साथ लोगों को भी उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। उसमें नए नए उलूम, नए नए साइंस की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उन चीजों को हमारी जबान में शामिल करने की बहुत जरूरत है। और यही चीज अभी हाल ही में हो रही है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मुझे इस चीज की अहमियत का अंदाजा हुआ कि जो टर्मिनोलॉजीज रहती है मुख्तलिफ उलूम की, जिसे हम इस्तिलाहात कहते हैं, उर्दू में उस चीज की बहुत कमी है। और अगर अवेलेबल भी होती है ये चीजें, तो हमें स्टूडेंट्स तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती है। जबान के माहिरीन से मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस सिमत में मेहनत करे। जबान किसी भी तरह खत्म नहीं होती और उसमें रुकावट नहीं आती है। वो अपनी शक्ल मुख्तलिफ अदवार में तब्दील करती रहती है, और यही हालत आज उर्दू की भी है। तो कैंपस के बाहर उर्दू अवेलेबल है, लेकिन उसे हम उर्दू की बजाय हिंदुस्तानी या हिंदी के तौर में देख रहे हैं। अच्छा, आसिम खान साहब, एक ऐसा तालिब इल्म जो मदरसा में पढ़ रहा हो, जिसको सिर्फ इतना मालूम है कि यूपीएससी के ज़रिए आईएएस और आईपीएस अफसर बनता है, ऐसे तालिब इल्म को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किन चीज़ों से मदद लेनी चाहिए, पहला कदम क्या हो, दूसरा कदम क्या हो, और इंटरव्यू तक पहुँचने से पहले तक क्या क्या करना ज़रूरी है? इन तमाम ज़रूरी चीज़ों को अगर सिलसिलेवार बता पाएँ तो मुमकिन है कुछ लोगों का इससे फ़ायदा हो, कुछ लोगों को इससे मदद मिल सके। जी, मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट जो आती है, दो चीजों की रुकावट सबसे बड़ी उनको आती है। पहली चीज, अंग्रेजी जबान में महारत नहीं हासिल होती। दूसरी, 6वीं से 12वीं तक का जो असरी उलूम होता है, वो फॉर्मल स्कूलिंग ना होने की वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर उनकी कमांड नहीं होती। तो पहली कोशिश तो आप ये करिए कि 6वीं से 12वीं तक की किताबें जो होती है, एनसीईआरटी की हो या स्टेट बोर्ड की, आप जो भी पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ना शुरू करिए। उससे दो चीजें होंगी कि आपका जो जनरल स्टडीज में आप जो पीछे रह गए थे, वो चीजें आप जान पाएंगे। और अगर ये किताबें आप अंग्रेजी जबान में पढ़ती है, हालांकि ये किताबें एनसीईआरटी की उर्दू में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप 6वीं जमात से ही अंग्रेजी की किताबें पढ़ना शुरू करती है, तो आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएंगी, जो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन समझने में मदद करेंगी। और एक मतलब आपकी एनसीईआरटी की किताबें मुकम्मल हो गई, तो आने वाली जो रेफरेंस बुक्स होती है या फिर बहुत सारे अदारों में पहुंचने की आपकी राहें हमवार हो जाती है। आप वहां का एंट्रेंस क्लियर कर वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद फिर उसके बाद आगे? जी, अगर आप जिन अदारों का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, ज़कात फाउंडेशन, हमदर्द स्टडी सर्कल, हज कमेटी ऑफ इंडिया, इन अदारों में अगर आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, तो वहां पर आपकी पूरी की पूरी कोचिंग मुफ्त में आप हासिल कर सकते हैं। और उस कोचिंग के साथ साथ आप वहां पर एक तरह का ग्रुप बना सकते हैं 2-4 स्टूडेंट्स का। हालांकि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते नहीं है, लेकिन इन अदारों में 2 से 4 स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। वहां पर ग्रुप बनाकर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उर्दू के बाकी जखीरों पर मदद करके मेंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन इदारों में लिमिटेड तादाद होती है आमतौर से, जो आज जिन इदारों का आप नाम ले रहे हैं। बकिया जो स्टूडेंट्स हैं, बकिया जो उम्मीदवार हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीका होगा कि वो किस तरह की किताबें लें, किन लोगों से रब्ता करें, किस तरह से तैयारी करें? जी, बाकी लोग जो इन अदारों में नहीं पहुंच पाते, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ तीन चीजें बेसिक है यूपीएससी में। पहले तो उस पर फोकस करें। पहली चीज होती है यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है, वो डिटेल में नोटिफाई किया जाता है यूपीएससी की तरफ से। एक बार वो पढ़िए। उसके बाद पिछले साल के यूपीएससी के जो सवालिया पर्चे होते हैं, उन पर मेहनत करिए। इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिन किताबों से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स आप हासिल कर रहे हैं, वो बराबर उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, और उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है। और ज्यादा रहनुमाई के लिए पिछले साल के टॉपर के आंसर कॉपीज अवेलेबल होती है। और मैंने खुद एक किताब लिखी है जो काविश नाम से फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अवेलेबल है। जो उर्दू मीडियम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन बच्चों की रहनुमाई के लिए नोट्स किस तरह बनाना है, कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, किताबें कौन सी अवेलेबल है, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स और जवाब भी उस चीज में अवेलेबल है। अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट चाहे तो वहां से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आसिम साहब, सब्जेक्ट्स को भी अगर समझा दें तो कुछ और मदद मिल सकती है। इससे जनरल स्टडीज़ के 3-4 पेपर मैंने देखे, फिर उसके बाद ऑप्शनल के भी 2 पेपर। ये पूरा अगर ये सब्जेक्ट बता पाएँ कि इसकी ज़रा वजाहत करें कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कैसे मुख्तलिफ है, मौजू के एतबार से क्या कुछ फ़र्क है इन सब्जेक्ट्स में? जी,
यूपीएससी के पहले जो 2 मरहले हैं जिसमें प्रीलिम्स और हम मेंस कहते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जी। जिसमें एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और दूसरा पर्चा होता है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले पर्चे में तकरीबन तमाम ही सब्जेक्ट जो यूपीएससी ने नोटिफाई किए हुए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, इन तमाम तरह के सवाल होते हैं। दूसरे पर्चे में कॉम्प्रिहेंशन और दूसरे मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो मेंस का मरहला आता है वहां पर कुल 9 पर्चे होते हैं। अच्छा। उन 9 में से 4 पर्चे जनरल स्टडीज के होते हैं, जिन्हें हम GS1, GS2, GS3 और GS4 कहते हैं। और इन तमाम पर्चों के सिलेबस मुख्तलिफ होते हैं। जैसे GS1 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है। GS4 में अखलाकियात के ऊपर से सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा। इन 4 GS के अलावा एक मजमून नवीसी का पर्चा होता है जी। जिसमें 2 ऐसे पूछे जाते हैं और दोनों मजमून 125 नंबरों के लिए होते हैं। अच्छा। इस तरह के कुल 5 पर्चे हो गए। इसके बाद 2 पर्चे हमें इख्तियारी मजमून के तौर पर चुनने होते हैं, जिसे हम ऑप्शनल कहते हैं। उसमें अगर मदरसे के तलबा या दूसरे स्टूडेंट्स चाहे तो लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जो मेरा खुद का ऑप्शन रहा है, वो भी चूज कर सकते हैं। उर्दू अदब के 2 पर्चे वहां से आप लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे इख्तियारी मजमून अवेलेबल है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, वहाँ किसी को भी इख्तियारी मजमून के तौर पे चुना जा सकता है। इन 5 पर्चों 5 और 2 ऑप्शनल के इन 7 पर्चों के अलावा 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है। अच्छा। और एक किसी भी इंडियन जबान का पर्चा होता है, जिसमें आप उर्दू को भी इख्तियार कर सकते हो। इस तरह 9 पर्चों पर मुश्तमिल मेंस का इम्तिहान होता है। उर्दू ज़बान से मुतालिक किस किस्म के सवालात आमतौर पर पूछे जाते हैं और कितने सवालात होते हैं? GS के पेपर में और एसए के पेपर में तो उर्दू के ऊपर सवालात नहीं पूछे जाते, लेकिन उर्दू अदब के को आप इख्तियारी मजमून के तौर पर लिए जाते हैं। तो उसमें पहला पर्चा उर्दू की नशोनुमा, किस तरीके से उर्दू की मुख्तलिफ जबानें हैं, कौन कौन से अदवार में उर्दू परवान चढ़ी है, कौन कौन सी हैयतें मुल्कों के मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू की बोले जाती है, इसके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। जो दूसरा पर्चा होता है उसमें सिलेबस नोटिफाई किया गया है। कुछ शायरी की किताबें हैं और कुछ नस्र की किताबें हैं। शायरी में गालिब, इकबाल, मीर वगैरह शायरों को पढ़ना होता है। उसी तरह नस्र में अबुल कलाम आजाद, मुंशी प्रेमचंद्र, इन मुसन्निफों को पढ़ना होता है। तो उनके ऊपर ही जो सिलेबस नोटिफाई किया गया है उसी के ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। अच्छा। उर्दू में पेपर लिखने के बाद जब इंटरव्यू का मरहला आता है तो क्या इंटरव्यू लेने वालों में उर्दू के माहिरीन होते हैं या फिर कोई और? इंटरव्यू में इंटरव्यू जिस कमरे में होता है वहां पर आपकी एंट्री से पहले वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आपको चाहिए तो आपको ट्रांसलेटर मुहैया करवा सकते हैं। कि सवालात तो उमूमन हिंदी, इंग्लिश किसी भी जबान में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आपको ट्रांसलेटर दे सकते हैं। लेकिन वहां पर उर्दू दा या उर्दू का कोई माहिर हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके नाम वगैरह नहीं पता हो सकते। सवालात वो भले ही पूछ सकते हैं उर्दू के ऊपर, 1-2 सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं। हालांकि इस बार मुझसे इंटरव्यू में उर्दू के ऊपर एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। अच्छा। लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट और जो दूसरे उर्दू ऑप्शनल लेकर जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है उनसे उर्दू के ऊपर सवाल पूछे गए इंटरव्यू में। उर्दू के माहिर तो नहीं होते, लेकिन उर्दू के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। अच्छा। यूपीएससी में इन दिनों आप गुज़श्ता 3-4 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है आपके पास कि उर्दू के जो तालिब इल्म हैं यूपीएससी में, क्या उनकी तादाद किस हद तक है? कितने लोग हैं जो उर्दू के ज़रिए यूपीएससी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? 2017 में जब मैंने पहला मेंस दिया था उस वक्त तो शायद मैं अकेला ही उम्मीदवार था जो पूरे हिंदुस्तान में प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जी यूपीएससी का मेंस उर्दू जबान में लिख रहा था। लेकिन उसके बाद से फिर 3-4 सालों में कुछ 5 से 6 ऐसे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए हैं जो उर्दू से प्रिपेयर करके मेंस में अपीयर हुए। और उमूमी इन अदारों की बात करें, जामिया की या हज कमेटी, तो हर जगह पे 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम से यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि मार्क्स न आने की वजह से या मुख्तलिफ दिक्कतों की वजह से वो स्विच करके अंग्रेजी या हिंदी की तरफ चले जाते हैं। सर्टिफिकेट को लेकर के एक सवाल आमतौर से पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि क्या 12th करने के बाद से तैयारी करने के बाद बैठने की इजाज़त होगी या ग्रेजुएशन के बाद ही?
यूपीएससी में अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जी किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीए करें, बीएससी करें, इंजीनियरिंग करें, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी। कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ही कोई भी यूपीएससी का इम्तिहान का फॉर्म भर सकता है। आसिम साहब, एक मतलब का सवाल अब है, ऐसे लोग जो उर्दू जानते हैं और अब रोज़गार से जुड़े हुए हैं, जिनके पास 18-20 घंटे तो नहीं होते, अलबत्ता वो 5 से 6 घंटा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्या ऐसे लोग भी तैयारी करने की कोशिश कर सकते हैं या सोच सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे काफी लोग तैयारी कर रहे हैं जो रोजगार पर रहते हुए इस इम्तिहान के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अपना शेड्यूल इस हिसाब से बनाना चाहिए, जैसे कोई पूरा वक्त इसको देना चाहता है तो वो 1-1.5 साल के लिए टारगेट रखता है कि 1.5 साल बाद मुझे इम्तिहान देना है। अगर रोजगार पर रहते हुए आप सिर्फ 4-5 घंटे ही दे पा रहे हैं तो फिर आपको उस हिसाब से प्लान करना होगा कि आप 2 साल में सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2 साल बाद एग्जाम में अपीयर हुई है, 2.5 साल में, जितना भी आप वक्त धीरे धीरे दे रहे हैं उस हिसाब से अपने एग्जाम को प्लान कीजिए। उर्दू वालों के नाम आपका अगर कोई पैगाम हो जो आप देना चाहें, ख़ासतौर से ऐसे तालिब इल्मों को के लिए जो यूपीएससी के लिए के बारे में सोच रहे हों, जो चाह रहे हों कि वो यूपीएससी उर्दू ज़बान में करें, उनके नाम कोई पैगाम, और मिलत इस्लामिया के नाम भी अगर कोई पैगाम हो आपका? उर्दू से जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या उमूमी किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उर्दू के तलबा प्रिपेयर करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, आपकी घर की माशी हालत कैसी है, आपके 10th और 12th में परसेंट कैसे थे, ये कोई चीज माने नहीं रखती। एक मरतबा आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस और उसका लेवल, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करिए। आपकी जबान कामयाबी की राह में कभी भी रुकावट नहीं बन पाएगी। और मिलत इस्लामिया के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की का रास्ता तालीम से होता ही हुआ जाता है। तो कोशिश करिए कि बेहतर से बेहतर तालीम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, खूब मेहनत करिए, उसी से कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। आसिम साहब, एक सवाल अचानक मेरे जहन में आ रहा है, ख़ासतौर से ऐसे तालिब इल्म जो मदरसा से होते हैं या जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, वो ख्वाब तो ऊंचा देख सकते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन आगे चल करके वो दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटी में आते हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होता है कि वो बैठ करके तैयारी करें, 2 साल 3 साल तक के लिए यूपीएससी की तैयारी करें, और साथ ही साथ उनके ऊपर फाइनेंशियल बोझ भी होता है। तो ऐसे लोग जिनको या तो ज़कात फाउंडेशन हो, जामिया मिल्लिया हो, या इस तरह किस्म के जो अदारे हैं, चंद अदारे हैं, वहाँ जगह न मिले, तो फिर क्या ऐसे तालिब इल्मों के लिए, ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई दूसरा सपोर्ट का रास्ता है, दूसरा मदद का कोई जरिया, सोर्स आपकी नज़र में है जिससे मदद मिल सके और वो तैयारी भी कर सके? जी, हर साल कोई ना कोई प्री रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं खुल रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो। पिछले 2 साल पहले सर सैयद मिशन के तहत ये चीज खोली गई थी। हैदराबाद में एमएस एकेडमी खुली हो गई। तो बहुत सारे अदारे हैं, वहां पर पहुंचने की सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स तक की मेहनत करिए। एक मरतबा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए तो आपको हुकूमत हिंद के जरिए नई उड़ान स्कॉलरशिप के तहत 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप तक दी जाती है। अच्छा। और बहुत सारे स्टेट्स में अलग से ऐसे स्टूडेंट्स को, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, एक एंट्रेंस होता है इसे क्वालिफाई करने के बाद। तो अपनी अपनी स्टेट किस तरह के एंट्रेंस क्वालिफाई करिए, आपको हुकूमत खुद मदद करती है ऐसे इम्तिहान में तैयारी के लिए। मुस्लिम नौजवानों की जो सूरत हाल है उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, सोशल साइट्स की बात अभी यहाँ पर निकली थी, तो हमारी कौम के नौजवान ज्यादातर या तो सोशल साइट्स पर लगे हुए हैं या इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के मोबाइल गेम, कंप्यूटर गेम में परेशान है। जी। एक और बड़ी बीमारी हमारी कौम में देखी जा रही है नशे की। अलग अलग तरह के नशा कर रहे हैं। कौम के नौजवानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो वक्त है, अपनी जो एनर्जी है, वो प्रोडक्टिव कामों में लगाए, ऐसे कामों में लगाए जिसका कोई आउटपुट निकले। जी। आप अपने काम के अलावा, अपनी तालीम के अलावा जब तक कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका कोई आउटपुट नहीं मिलता, तो आप कौम की तामीर में किसी तरह का योगदान नहीं दे पाएंगे। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि अपनी एनर्जी को, अपने वक्त को किसी ऐसे कामों में लगाए जिससे कौम का भला हो।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिम किफ़ायत ख़ान साहब, आपने बहुत सारी कीमती बातें आज हमारे नाज़रीन को बताई। ऐसे तालिबे इल्म जो यूपीएससी की तैयारी करने के ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए आपकी ये बातें मददगार साबित होंगी और उनके सामने ये तस्वीर बहुत हद तक साफ़ हो जाएगी कि उर्दू ज़बान में यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करना होगा और कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आसिम खान के नक्श कदम पर चलते हुए कुछ और तालिबे इल्म उर्दू के यूपीएससी की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाब होंगे और इस तरह उर्दू में यूपीएससी क्वालिफाई करने वालों की तादाद में इजाफा होगा। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ इस हफ्ते का अदबनामा ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।